ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। आइए बच्चों, बैगेज, पोस्टल आर्टिकल्स एंड स्टोर्स चैप्टर भी देख लेते हैं हम। बैगेज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। हर अल्टरनेटिव एग्जाम्स में ऑन एन एवरेज इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है जो बहुत ईजी होता है और पूरे मार्क्स आते हैं, कटने के चांस भी नहीं है बच्चों। आइए ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कंसंट्रेशन से भी सुन लिया तो सर माहौल बन जाएगा इस चैप्टर का। आइए सर, बैगेज, सबसे पहली बात बैगेज होता क्या है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया गए और सर वहां से जब रिटर्न हो रहे हो तो आपके पास जो नया गुड्स है दैट इज कॉल्ड बैगेज। तो बैगेज मींस बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स को कभी भी बैगेज में काउंट नहीं करेंगे, उस पर नॉर्मल इंपोर्टेड गुड्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो सर जो आप बैगेज साथ में लेके आए हो उसमें जो बोनाफाइड बैगेज है उस पर कस्टम नहीं लगता है, पर जो नया बैगेज लेके आए उस पर कस्टम लगता है। सर एक लिमिट तक एग्जीबिशन दे रखा है, कितना हम बात करते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कॉमन सेंस में हम क्या समझते हैं। बैगेज मीन्स पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ अ पैसेंजर प्रोवाइडेड दोज आर नॉट इन कमर्शियल क्वांटिटी, दोज आर नॉट इन कमर्शियल क्वांटिटी, तो उसको बोलेंगे क्या, बैगेज। अब सर बोनाफाइड बैगेज अगर है मतलब द गुड्स विच आर नॉट बोनाफाइड बैगेज मतलब द गुड्स विच आर ऑलरेडी इन यूज बाय द पैसेंजर फॉर नॉट लेस देन द प्रिस्क्राइब टाइम। सर पर उस पे तो ड्यूटी फ्री, आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ सच बैगेज इज अलाउड, पर अगर आप नया गुड्स लेके आए तो उसमें भी एक लिमिट तक एग्जीबिशन दे रखा है जो इन बैगेज रूल्स में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। पर हाँ सर, जो आप गुड्स लेके आ रहे हो बाहर से वो बैगेज के स्कोप में तभी आएंगे और उन पे एग्जीबिशन तभी मिलेगा when goods should be for the use of passenger himself or his family or is a bona fide gift or souvenir that is not for commercial or business purpose, तब जाके वो बैगेज के बेनिफिट के लिए एलिजिबल होगा, वरना बैगेज के लिए बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर आपने कोई कमर्शियल कैमरा लेके आया साथ में दैट इज नॉट फॉर बेनिफिट ऑफ बैगेज। अब सर डिक्लेरेशन बाय द ओनर ऑफ द बैगेज, सर जब आप आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आएंगे तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपके बैगेज में क्या है। तो सर यहाँ सेक्शन में तो सिंपल लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली क्या होता है सर, वहां पे ग्रीन चैनल और रेड चैनल दो तरह के गेट होते हैं सर। रेड चैनल पे कस्टम ऑफिसर ऑलरेडी खड़े होते हैं, वहां पे आप गुड्स का डिक्लेरेशन देंगे, वो वेरीफाई करेंगे, कस्टम लगता होगा तो पे करवाएंगे, नहीं लगता होगा तो छोड़ देंगे। ग्रीन चैनल से निकल रहे हो मतलब यू आर मेकिंग अ सेल्फ डिक्लेरेशन कि आपके पास कोई भी गुड्स ऐसा नहीं जिसपे कस्टम लगता है। ओके सर, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू, जिस दिन आप बैग प्रेजेंट करते हो उस दिन का रेट ही रिलेवेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी, अगर बैगेज पे कस्टम लगता है तो। सर सेक्शन 80 बड़ा सुंदर सेक्शन मुझे लगता है कि अगर आपके जो पैसेंजर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है उसके बैगेज में कुछ गुड्स ऐसा है विच इज ड्यूटेबल और द इंपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड, पर उसने उन गुड्स के रेस्पेक्ट में ट्रू डिक्लेरेशन दे रखा है, तो ऐसे केस में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर दोज गुड्स कैन बी डिटेन्ड एंड कैन बी केप्ट एट द कस्टम ऑफिसर इटसेल्फ। एंड सर वो जब वो पैसेंजर वापस से इंडिया से बाहर जा रहा होगा तब वो गुड्स वापस से उसको रिटर्न कर दिया जाएगा जब वो इंडिया से बाहर निकलेगा तब। पर अगर वो किसी और पोर्ट से जा रहा है तो सर एट हिज रिक्वेस्ट किसी और पैसेंजर विच इज ऑथराइज्ड बाय हिम ऑन हिज बिहाफ या फिर एज अ कुरियर कंसाइन इन हिज नेम उसको उसके फॉरेन डेस्टिनेशन पे डिलीवर कर दिया जाएगा। क्लियर। पर सर उसने ट्रू डिक्लेरेशन दिया होगा तो ही ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं। एक जजमेंट था हेमल के शाह, हेमल के शाह होशियारी ने क्या किया, भाई साहब ने सर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहे इनके बैग में बहुत महंगी महंगी वॉचेज सर ज्वेलरीज या सर यू नो मेटल से बने हुए गुड्स, इस तरह की कई सारी प्रीशियस स्टोन से बनी हुई गुड्स इनके पास थी और ये फटाफट 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 ग्रीन चैनल से निकल रहे थे, कस्टम ऑफिसर ने इनको पकड़ लिया। एंड सर जैसे ही बैग वेरीफाई किया पता पड़ा भाई ये तो करोड़ों की गुड्स लेके आ रहे हैं। अब ऐसे केस में वो बोलते क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, ये गुड्स मेरे को नहीं चाहिए, सेक्शन 80 का मुझे बेनिफिट दे दीजिए और ये गुड्स वापस से इंडिया से बाहर भेज दीजिए इस एड्रेस पे। सर अगर ऐसा अलाउ कर दे हर किसी को तो भाई साहब फिर तो हर कोई चांस मारेगा, पटी तो पटी नहीं तो राखी ही सही। अरे भाई सर इसीलिए सेक्शन नंबर 80 वहां पे अप्लाई नहीं हुआ और ऐसे केस में हेमल के शाह के केस में जजमेंट आएगी दोज गुड्स आर लायबल फॉर डिटेंशन एंड सीजर, हाँ है ना भाई, और ऐसे केस में गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, उसको पेनल्टी लगेगी सर। ओके मालिक, चलिए सर सेक्शन नंबर अच्छा उसके बाद एक कॉमन नोट दे रखा है कि बैगेज पे रेट ऑफ कस्टम फिक्स है कितना 35%, कोई भी गुड्स आप लेके आइए प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इसलिए टोटल बन जाता कितना 38.5%। पर हाँ इस पे कोई 3739 एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम नहीं लगती है ऑन इंपोर्ट ऑफ बैगेज। आइए बैगेज रूल्स की हम बात करते हैं। सर बैगेज रूल्स 2016 क्या बोलता है। सर फैमिली, आप फैमिली के लिए गिफ्ट ला सकते हो। फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली इंक्लूड्स ऑल पर्सन हु आर रेसिडिंग इन द सेम हाउस एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट, सिंपल डेफिनेशन जो एक ही घर में रहते हैं सर, परिवार। इन्फेंट हु इज नॉट मोर देन 2 years ऑफ एज, 2 साल से छोटे का सर वो उसको बोलते हैं इन्फेंट, हाँ है ना भाई, क्योंकि बैगेज रूल्स में आगे लिखा हुआ है इन्फेंट अगर बाहर से आ रहा है तो भाई वो किसी के लिए क्या गिफ्ट लेके आएगा, वो तो खुद ही गिफ्ट है ना, भगवान का दिया हुआ सर। तो इसलिए उसके केस में केवल यूज पर्सनल इफेक्ट जो थे वही अलाउड होते हैं विदाउट एनी ड्यूटी।
अगर वो कोई गुड्स लेके आया या उसके साथ आप कोई गुड्स लेके आया नए, तो उस पर कस्टम लगेगा, कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिलता उनके लिए। फिर रेजिडेंट मींस अ पर्सन हु इज होल्डिंग वैलिड पासपोर्ट एंड नॉर्मली रिसाइडिंग इन इंडिया। टूरिस्ट, जो हमने जीएसटी में पढ़ा था वो यही से कॉपी करके पेस्ट किया था बेटा जीएसटी के अंदर। फॉरेन टूरिस्ट, अ पर्सन हु इज नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया हु एंटर्स इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 months इन अ पीरियड ऑफ इन द कोर्स ऑफ एनी 12-month पीरियड फॉर लेजिटिमेट नॉन इमाइग्रेंट पर्पज, घूमने फिरने आया, पढ़ाई वगैरह के लिए आया बेटा। पर्सनल इफेक्ट मीन्स थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर satisfying daily necessity but does not include ज्वेलरी। ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट में नहीं आती है भाई साहब, इसलिए बाहर से अगर ज्वेलरी नहीं खरीद के पहन के भी आ गए ना तो भी कस्टम लगेगा। ओके, नाउ पॉइंट इज दैट रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना, जनरल एग्जामिनेशन के रूल है। सर नेपाल भूटान म्यांमार से तो रूल नंबर 4 लगेगा। नेपाल दोनों मर्ज हो गए, नेपाल भूटान नेटान। सर नेपाल भूटान और म्यांमार यहां से आप आ रहे हो तो रूल नंबर 4 का बेनिफिट मिलेगा, और नेपाल भूटान म्यांमार के अलावा किसी और कंट्री से आ रहे हो तो रूल नंबर 3 बोलता है क्या कि अगर पैसेंजर फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है, फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है तो सर यूज्ड पर्सनल इफेक्ट ट्रेवल सोनियर प्लस 15,000 तक के उसके गुड्स वो आर्टिकल्स लेके आ सकता है विदाउट एनी ड्यूटी, पर सर उससे ऊपर जो लेके आएगा उसके एक्सेस अमाउंट पे कस्टम लगेगा। ओके, पर अगर फॉरेन ओरिजिन के अलावा कोई भी कैटेगरी ऑफ पैसेंजर है, भले वो इंडियन रेजिडेंट हो, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया हो, या इंडियन ओरिजिन का कोई टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है, तो ऐसे केस में यूज पर्सनल इफेक्ट यस, ट्रेवल सोनियर यस, देन ट्रेवल सोनियर में इररेस्पेक्टिव वैल्यू, पर्सनल इफेक्ट में यूज पर्सनल इफेक्ट में इररेस्पेक्टिव वैल्यू आप गुड्स ला सकते हो। ओके, प्लस उसके अलावा 50,000 तक का गुड्स आप लेके आ सकते हो विदाउट एनी ड्यूटी। पर अगर कोई इन्फेंट बाहर से आ रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट्स आर अलाउड, कोई और गुड्स अगर वो लेके आया तो सर ऐसे केस में उस पर कस्टम पे करना पड़ेगा। ओके, क्लियर, डन। पर अगर यही पैसेंजर नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे होते तो कोई भी कैटेगरी ऑफ पैसेंजर हो, भले इंडियन ओरिजिन के हो, फॉरेन ओरिजिन को हो, इंडियन रेजिडेंट हो, कुछ भी हो, 15,000 का आर्टिकल अलाउड है प्लस यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रेवल सोनियर। ओके, पर अगर इन्फेंट है तो अगेन यूज पर्सनल इफेक्ट ही अलाउड है, अदरवाइज कोई भी गुड्स लेके आया तो कस्टम लगेगा। एंड अब ध्यान देना, कोई भी कैटेगरी ऑफ पैसेंजर अगर नेपाल भूटान म्यांमार से बाय लैंड रूट आ रहा है तो केवल यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड है, ट्रेवल सोनियर और सर कोई भी गुड्स लेके आया तो उस पर कस्टम पे करना पड़ेगा। मतलब लैंड से बाय लैंड रूट से नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो, 2 चॉकलेट भी लेके आ रहे हो बेटा, वही खड़े खड़े खा लेना, नहीं तो कस्टम पे करना पड़ेगा। क्लियर, डन। अब सर सिंपल सा सर एक और पॉइंट दे रखा है कि ये जो मैंने आपको एग्जाम्शन लिमिट बताई है, दीज आर फॉर इंडिविजुअल्स। अगर कोई ग्रुप ऑफ लोग गए, जैसे 4 दोस्त गए भाई, तो चारों के लिए लिमिट अलग अलग देखी जाएगी। चारों में से मान लो एक दोस्त सर 2 लाख की कोई गुड्स लेके आ गया, है ना, बाकी 3 दोस्त कुछ भी लेके नहीं आया, साथ में आ गए बेटा, तो ऐसा नहीं बोल सकते 50,000 मेरा, 50,000 मेरा, 50,000 मेरा, सबके लिए एग्जाम्शन दे दो आप, नहीं सर। तो ऐसे केस में 50,000 का ही बेनिफिट मिलेगा अगर मान लो थाईलैंड गए थे बेटा, हाँ है ना, 50,000 का एग्जाम्शन मिलेगा, बाकी 1,50,000 पे कस्टम पे करना पड़ेगा। क्लियर, सो दीज लिमिट्स हैज टू बी अप्लाइड पैसेंजर वाइज, नॉट फॉर अ एंटायर ग्रुप। ओके बच्चों, डन। सेम वे सर एक और एग्जाम्शन दे रखा है कि अगर आपकी एज मोर देन 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स है, तो 1 लैपटॉप कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर एडिशनली अलाउड है विदाउट एनी कस्टम। आप किसी भी कंट्री से लेकर आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, हाँ है ना भाई, डन। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, जहां एग्जाम में गलती होने का चांस होता है कि यहां पे जो लिमिट दे रखी है 15,000 50,000 जो भी 50,000 15,000 जो भी लिमिट दे रखी है, दिस इज इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल अदर देन दोज मेंशन्ड इन अनेक्सर 1। मतलब अनेक्सर 1 में गुड्स कवर है तो आपको उन गुड्स पे कंपलसरी कस्टम पे करना, दोज आर इनएलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। यहां लिखा है क्या, फायर आर्म्स, कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50। अच्छा मान लो आप कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स लेके आए कितनी 80, तो 30 इज कवर्ड इन अनेक्सर 1 एंड 50 अनेक्सर 1 में कवर नहीं, मतलब दोज आर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। सर गलती करते बच्चे, सर सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, cigars exceeding 25, tobacco exceeding 125 grams, wine और alcohol liquor in excess of 2 liters, मतलब 2 लीटर। बच्चे पता है क्या गलती कर गया था एग्जाम में जल्दबाजी में, वाइन इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, 3 लीटर दारू लेके आए तो 1 लीटर इज इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, है ना, तो 2 लीटर तक एनेक्सर 1 में कवर नहीं है, मतलब 2 लीटर तक की वाइन एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन है, एग्जाम नहीं है। 1 लीटर इन एलिजिबल, उस पर कंपलसरी कस्टम पे करना ही करना है भाई। सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, 100 स्टिक एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन है, और 100 से ज्यादा जो लेके आया, जैसे 120 लेके आया तो 20 सिगरेट्स इन एलिजिबल है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो 2 कॉलम बनाए, एक तो एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन, एक इन एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन। सपोज 3 लीटर दारू लेके आ गए बेटा, है ना, बैग खोला, दारू दिख रही बेटा, उसमें 3 बोतल 1-1 लीटर की थी मान लो, तो सर ऐसे केस में
3 लीटर लेके आए तो डिपार्टमेंट बोलता है क्या 2 लीटर एलिजिबल फॉर एग्जामिशन है, तो उसको एलिजिबल की लिस्ट में लिखना, और 1 लीटर की जो वैल्यू उसको इन एलिजिबल लिखना। जो इन एलिजिबल उस पर कंपल्सरी कस्टम पे करना ही करना है। जो एलिजिबल है उसमें जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें से लास्ट में जो जनरल एग्जामिशन की लिमिट आपकी 15,000 या 50,000 जो भी है वो लेस करना, नेट अमाउंट पे आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। सर फिर गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, जैसे गोल्ड के बिस्किट लेके आ गए बेटा, रो गोल्ड लेके आ गए आप, या फिर फ्लैट पैनल टेलीविजन, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा इज कवर्ड इन अनेक्सर 1, इनके इंपोर्ट पे कस्टम कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा। सर ध्यान रखिएगा, एक नोट दे रखा है, वैसे आपके सिलेबस में रेट ऑफ टैक्स नहीं आता, पर जस्ट नॉलेज के लिए कि सर ये जो फर्स्ट 3 आर्टिकल्स है, ये तीनों, ये जो फर्स्ट 3 आर्टिकल्स है सर, फायर आर्म्स, कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50 टॉपिक और ये सब, इन पर सर ध्यान रखिएगा, दीज आर एलिजिबल फॉर एग्जामिशन। जो लिमिट दे रखी है उसके लिए, फायर आर्म्स तो लेके आया तो पूरा ही इनएलिजिबल बेटा, तो जो इनएलिजिबल आइटम है उस पर कंपलसरी 110% की रेट से कस्टम लगेगा। सर बाकी की जो गुड्स होती है उन पे 35% प्लस सोशल वेलफेयर ऐसा लगता है बच्चों, हाँ है ना भाई। इस पर 100% इज द रेट ऑफ कस्टम्स प्लस 10% सोशल वेलफेयर चार्ज, इसलिए 110% आता है बच्चों। ओके, ये टैरिफ के हेडिंग नंबर 9803 में आता है। जस्ट नॉलेज के लिए बताया, आप क्वेश्चन के एंड में एक नोट लिख के आ सकते हो, आपको क्वेश्चन बुक के अंदर ऐसा नोट दिखा भी होगा एक क्वेश्चन के अंदर बच्चों। ओके, नाउ एडिशनल एग्जामिनेशन फॉर ज्वेलरी। सर अगर आप मोर देन 1 ईयर आउट ऑफ इंडिया रहे और अब आप रिटर्न हो रहे हो इंडिया में, तो ही ये बेनिफिट मिलता है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन बुक में, मिस्टर अय्यर आउट ऑफ इंडिया गए, कुछ महीने बाद उसकी वाइफ मिसेज अय्यर ने भी उसको आउट ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, एंड आफ्टर सम टाइम दे रिटर्न बैक। तो जब रिटर्न बैक हुए तो मिस्टर अय्यर तो 1 ईयर से ज्यादा रह चुके थे, पर मिसेज अय्यर 1 ईयर से ज्यादा नहीं हुआ था उसको, इसलिए ये बेनिफिट मिस्टर अय्यर को मिलेगा, मिसेज अय्यर को नहीं मिलेगा। मिस्टर अय्यर के लिए सर जेंटलमैन पैसेंजर के लिए बोल दिया है क्या, अप टू 20 ग्राम्स और ₹50,000 विच एवर इज लोअर, एडिशनल ज्वेलरी ला सकते हैं। और लेडी पैसेंजर के केस में 40 ग्राम्स और ₹1 लाख विच एवर इज लोअर तक का बेनिफिट वो एडिशनल एग्जामिनेशन फॉर ज्वेलरी ले सकते हैं, पर तभी ले पाएंगे जब मोर देन 1 ईयर वो आउट ऑफ इंडिया स्टे किया था उन्होंने, एंड दिस इज इन एडिशन टू व्हाटएवर दे आर एलिजिबल अंडर रूल नंबर 3 एंड 4। ओके, अच्छा रूल नंबर 3 और 4 के अंदर आप 50,000 या 15,000 जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसके लिए तो आप एलिजिबल हो ही हो, और उसमें भी ज्वेलरी ला सकते हो बेटा। ये एडिशनल एग्जामिनेशन फॉर ज्वेलरी है। वहां पे अनेक्स में जो लिखा था वो क्या था, गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट, तो ज्वेलरी लेके आए तो नॉर्मल गुड्स की लिमिट में काउंट किया जाएगा, 15,000 और 50,000 का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा बेटा, वो नॉर्मल एलिजिबल लिमिट में आएगा। एडिशनल एग्जामिनेशन भी मिल जाएगा ज्वेलरी का अगर मोर देन 1 ईयर आप रहे बाहर तो। ओके चलिए सर, एडिशनल अलाउंस ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। सर मान लो आप आउट ऑफ इंडिया गए अपने प्रोफेशन के लिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वहां रहे, या आप बाहर रहते हो अपना घर वापस शिफ्ट कर रहे हो इंडिया के अंदर बच्चों, तो सर वहां पे जब आप रहे लॉन्ग टर्म के लिए, तो सर वहां पे अपने घर के भी तो आपने सामान लाए होंगे यार, अब घर का सारा सामान छोड़ के तो नहीं आ सकते बेटा। तो सर दिस रूल नंबर 6 इज स्पेसिफिकली फॉर पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, क्लियर, उनके लिए दे रखा है। और बोला क्या, अगर मोर देन 3 मंथ अप टू 6 मंथ बाहर रहे तो सर ये गुड्स आप 60,000 तक की लेके आ सकते हो, पर सर पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन इन अनेक्सर 1 और 2 बट इंक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन इन अनेक्सर 3। अब सुनिए बेटा, अनेक्सर 1 में पढ़ा चुका हूं, अनेक्सर 2 और 3 के मैंने गुड्स की लिस्ट दे रखी है आपको इस टेबल के इस रूल्स के एंड में, पर आपको याद करने की जरूरत नहीं बेटा, इतना कभी भी गुड्स स्पेसिफिक क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में बेटा, अब तक तो नहीं आया, बाकी अपनी किस्मत है बेटा। ओके तो सर पर्सनल हाउस होल्ड आर्टिकल्स अप टू ₹60,000 एग्रीगेट वैल्यू, है ना, ये एडिशनल ला सकते हो अगर आप प्रोफेशन अब्रॉड के लिए बाहर गए थे और मोर देन 3 मंथ बाहर रहे अप टू 6 मंथ। ओके, या आप बाहर रहते थे अपना घर अब शिफ्ट कर रहे हो हिंदुस्तान के अंदर बच्चा, और यही अप टू पीरियड ऑफ 1 मंथ होता है, मोर देन 6 मंथ, तो ऐसे केस में 1 लाख तक का बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड सर अगर आप लास्ट 2 सालों में एटलीस्ट 1 ईयर बाहर रहे हो तो यही बेनिफिट आपको 2 लाख का मिलेगा आपको, पर कंडीशन क्या है, पिछले 3 सालों में अपने सेम बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए। एंड सर अगर मिनिमम स्टे ऑफ 2 ईयर्स बाहर था आपका बेटा, 2 ईयर्स और मोर देन 2 ईयर्स बाहर रहे और उसके बाद आप इंडिया में आ रहे हो, तो ऐसे केस में 5 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा, पर उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या है, पिछले 3 साल में आपने ये बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि सर आप जब बाहर रहे थे 2 साल, तब बीच बीच में ऑन शॉर्ट विजिट्स इन इंडिया आप इंडिया में आए थे बार बार, पर सर टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग दीज लास्ट 2 ईयर्स ऑन अ शॉर्ट विजिट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। हाँ है ना भाई, 6 महीने ज्यादा इंडिया में आप नहीं रहने चाहिए बेटा, हाँ है ना भाई। एंड सर मिनिमम पीरियड ऑफ स्टे शुड बी ऑफ 2 ईयर्स, पर हाँ इनमें कुछ कंसेशन देने का फायदा का पावर दे रखा है हमारे कमिश्नर साहब को। वहां बोला है क्या कि अगर सर आप एटलीस्ट 2 साल बाहर रहने चाहिए, कितने बेटा, एटलीस्ट 2 साल, पर अगर आप अर्ली रिटर्न आपका हो गया था अप टू पीरियड ऑफ 2 मंथ्स,
तो शॉर्टफॉल अप टू पीरियड ऑफ 2 मंथ कैन बी कंडोन्ड बाय एसीडीसी अगर ही सेटिस्फाइड की अर्ली रिटर्न वाज ड्यू टू टर्मिनल लीव और वेकेशन अब्रोड। हाँ है ना भाई। एंड सेकंड, कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस आ गए थे जिसकी वजह से आप जल्दी आ गए, तो ऐसे केस में शॉर्टफॉल अप टू पीरियड ऑफ 2 मंथ कैन बी कंडोन और आपको ये 5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा। सेकंड, आप ऑन शॉर्ट विजिट्स इन इंडिया शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ ड्यूरिंग दिस लास्ट 2 years, मैक्सिमम 6 महीने आप यहां रहने चाहिए ऑन शॉर्ट विजिट्स पर। सर कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी स्पेशल केस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप 6 महीने ज्यादा यहाँ रह गए थे, तो ऐसे केस में कमिश्नर कैन अलाउ दिस बेनिफिट ऑफ अप टू ₹5 लाख ऑल्दो आप मोर देन 6 मंथ यहाँ रह गए थे फिर भी। क्लियर, डन। आइए बच्चों, रूल नंबर 7 इज करेंसी। करेंसी के लिए बोला है क्या, रेफर करें फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सचेंज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी रेगुलेशन 2015 रेफर करिए, यहाँ पे अलग से कोई एग्जामिशन नहीं दे रखा। नाउ प्रोविजंस रिगार्डिंग अनअकम्पनीड बैगेज। अनअकम्पनीड बैगेज क्या होता है बच्चों, बैगेज पहले आ गया आप बाद में आए, या आप पहले आ गए बैग बाद में आया, तो कितने टाइम में बाद आए, क्योंकि बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज। तो सर अनअकम्पनीड बैगेज को भी बैगेज के प्रोविजंस का बेनिफिट मिल जाएगा, जो 50,000 15,000 का बेनिफिट आपको दे रखा है वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एंड सर वहां पे कस्टम के आपको नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से कस्टम नहीं पे करना होगा अगर वो अनअकम्पनीड बैगेज के स्कोप में आता है। तो अब अनअकम्पनीड बैगेज क्या होता है, अगर मान लो आप पहले आ गए तो कंडीशन दे रखा है बैगेज शुड बी डिस्पैच विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month ऑफ हिज अराइवल प्लस फर्दर पीरियड एज मे बी अलाउड बाय एसीडीसी। सेकंड थिंग, अगर मान लो बैगेज पहले आ गया आप बाद में आ रहे हो, तो यू शुड अराइव सर विद इन 2 months। हाँ ना भाई सर, बट सर आप मान लो आ नहीं पाए थे विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द अराइवल ऑफ द बैगेज, यू शुड लैंड विद इन 2 months, पर सर नहीं आ पाए थे ड्यू टू सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। और अगर एसीडीसी एक्सेप्ट करता है आपके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को, जैसे सर कोई एक्सीडेंट हो गया आउट ऑफ इंडिया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई जिसकी वजह से आप नहीं आ पाए, तो सर टोटल पीरियड शुड नॉट एक्सीड 1 year, मतलब बैग आ गया उसके 1 साल के अंदर तो आप आ ही जाना चाहिए अगर एक्सटेंशन दिया है तो ऐसे केस में सर ये बैगेज अनअकम्पनीड बैगेज जो था वो भी बैगेज के स्कोप में आ जाएगा और बैगेज का जो बेनिफिट मिलता है अनअकम्पनीड बैगेज को मिलेगा। पर अगर ये टाइमलाइन आप मैच नहीं कर पाते हो तो उसको अनअकम्पनीड बैगेज नहीं बोलेंगे, और अनअकम्पनीड बैगेज नहीं है तो वो बैगेज के स्कोप में नहीं आएगा, ऐसा बोलेंगे कि वो नॉर्मल गुड्स इंपोर्ट हुआ है, नॉर्मल इंपोर्टेड गुड्स के प्रोविजन वहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे सर, और कोई बेनिफिट ऑफ कस्टम आपको नहीं मिलेगा। क्लियर, डन। आइए क्रू मेंबर के लिए बोल रखा है कि सर अगर क्रू मेंबर्स देखो ये सब पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन दी वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल एटसेट्रा, तो वो तो हर ट्रिप पे आ रहे हैं, हर ट्रिप पे अगर वो 50,000 की गुड्स लेके आ गए तो सर अपने पति के लिए ड्यूटी फ्री शॉप खोल देगी बेटा ये तो। हाँ है ना, इसलिए बोल दिया क्या कि ये बैगेज के जो बेनिफिट के रूल्स है, एग्जामिशन के जो बेनिफिट हमने दे रखे हैं आपको, वो इनके लिए एप्लीकेबल तभी है एट द टाइम ऑफ फाइनल पे ऑफ ऑन टर्मिनेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट, हर ट्रिप पे एप्लीकेबल नहीं है। हाउएवर दे कैन ब्रिंग आइटम्स लाइक chocolates, cheese, cosmetic, other petty gift items for their personal or family use which shall not exceed ₹1,500 in value। 1500 रुपए तक की गुड्स ला सकते केवल ये लोग, हाँ है ना। पर फाइनल पे ऑफ जो होगा ऑन देयर टर्मिनेशन तब वो उनके लिए बैगेज के रूल्स एक बार एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर, डन। ये देखिए आपके नॉलेज के लिए एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 की लिस्ट मैंने दे रखी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पर्पस के लिए, अब तक तो एग्जाम में नहीं आया। आइए ये बैगेज की बात खत्म हुई, पोस्ट और कुरियर की बात करता हूं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट, सिंपली सर ध्यान देना बहुत सिंपल प्रोविजन है। एनी आर्टिकल अगर आपने इंपोर्ट बाय पोस्ट किया है या बाय ऑथराइज कुरियर किया है तो ऐसे केस में इन पे कस्टडी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं, यहाँ पे एंट्री इनवर्ड के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं, एंट्री आउटवर्ड के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, आपको पता है बेटा। तो ऐसे केस में जब ये गुड्स आता है बाय पोस्ट तो इमीडिएटली जब आता है आर्टिकल आफ्टर अनलोडिंग दीज गुड्स, immediately these goods are handed over to the authorized person of the courier या postal authority। और वो लोग क्या करते हैं, authorized person जो होते हैं of the courier या postal authority, वो इन गुड्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, स्टिकर लगाया होता है, इसमें गुड्स इस पार्सल में क्या है, गुड्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है। उस डिस्क्रिप्शन के बेस पे एक कंप्लीट लिस्ट तैयार करते हैं और वो जो अथॉरिटी है पोस्टल अथॉरिटी या ऑथराइज्ड कुरियर का जो पर्सन है वो उस कंप्लीट लिस्ट को सबमिट करता है तो कस्टम ऑफिसर की सर इस लिस्ट को आप देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए क्या इन पे कोई गुड्स ऐसा है जिन पे कस्टम लगता है, और अगर कस्टम नहीं लगता है तो दोज गुड्स विल बी ऑर्डर टू बी डिलीवर टू दी कंसर्नीज एड्रेस। और अगर उनमें से कुछ गुड्स ऐसे जिनके इंपोर्ट पे कस्टम लगता है तो ऐसे केस में सच कंसर्नी विल बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, तभी जाके वो कस्टम पे करेगा, तभी जाके उन गुड्स का कस्टम क्लियरेंस होगा। और सर अगर कस्टम लगता है तो रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू क्या होगा, जिस दिन उस पोस्टल अथॉरिटी ने वो लिस्ट सबमिट करी थी कस्टम अथॉरिटी को, दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल्स बाय पोस्ट और कुरियर। ओके, एंड सर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट बाय पोस्ट और कुरियर रिलेवेंट डेट, अगर मान लो आप
एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या करोगे आप, आपके आसपास में जो ऑथराइज्ड कुरियर है या पोस्ट ऑफिस है, इंटरनेशनल पोस्टल ऑफिस जिसको बोलते हैं, वहां पे आप जाएंगे, आप पार्सल जब देंगे तो दैट डेट इज द रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस अगर एक्सपोर्ट ऑफ सच पोस्टल आर्टिकल पे कस्टम लगता है तो। क्लियर? व्हेन सच गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द कंसर्न टू द पोस्टल अथॉरिटी और द ऑथराइज्ड कुरियर दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय पोस्ट पे कुरियर या कुरियर पे कस्टम लगता है तो। क्लियर? अब एक सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 84, जिसने पावर दिया सीबीआईसी को कि बोर्ड कैन मेक द रेगुलेशंस फॉर रेगुलेटिंग the provisions regarding import export of goods by courier or postal authorities. क्लियर? और रूल्स रेगुलेशन बनाने का पावर दे रखा, कैसे एग्जामिनेशन होगा, असेसमेंट कैसे होगा, फॉर्म क्या होगा, मैनर क्या होगा, वो सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आइए बच्चों, एक लास्ट सेक्शन बचा, लास्ट टॉपिक बचा हमारा, क्या? स्टोर्स। सर स्टोर्स क्या होते हैं? स्टोर्स मींस कंज्यूमेबल। आज वेसल एयरक्राफ्ट आउट ऑफ इंडिया जाएगा आएगा तो उसमें फ्यूल तो चाहिए, पार्ट्स कंपोनेंट चाहिए ना उस वेसल को चलाने के लिए बेटा, उसको बोलते हैं स्टोर्स। स्टोर्स मींस पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, फ्यूल एंड अदर कंज्यूमेबल्स ऑन बोर्ड द वेसल और एयरक्राफ्ट which are required for immediate use or not। होता ना आगे जाके फ्यूल काम आएगा तो थोड़ा बहुत स्टॉक तो चाहिए ना बेटा, उनको बोलते हैं स्टोर्स। और अगर आपने सर कोई गुड्स इंपोर्ट कर, देखो आप फॉरेन गोइंग, आप सिंपली बताता हूं, फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को आपने कोई भी गुड्स एज ए स्टोर सप्लाई किया तो उसको एक तरह से डीम्ड एक्सपोर्ट तरह मानते हैं, उस पर कोई कस्टम नहीं लगता है। इनफैक्ट अगर आपने कोई बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है और आपने डिक्लेरेशन दिया है कि इन गुड्स को मुझे फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को सप्लाई करना एज ए स्टोर्स, और अगर आपने इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल करी थी तो दोज गुड्स कैन बी स्टोर्ड इन अ कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस विदाउट एनी असेसमेंट एज वेल एज विदाउट एनी बॉन्ड। इसलिए इनको स्पेशल वेयरहाउस में रखा जाता है, लॉक एंड की वाले में बेटा, समझे, ताकि प्रोविजंस का मिसयूज नहीं कर पाए कोई आदमी। क्लियर? दीज आर अलाउड विदाउट एनी असेसमेंट एज वेल एज विदाउट एनी बॉन्ड, इसलिए इनको स्पेशल वेयरहाउस में रखा जाता है। नाउ स्टोर्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन वेसल और एयरक्राफ्ट टू अनदर वेसल और एयरक्राफ्ट आल्सो after the permission of the proper officer. Now stores brought in India can be consumed in Indian territory also ना यार बेटा, इंडियन टेरिटरी के अंदर भी तो वेसल चलेगा तो क्या धक्का लगा के चलेगा क्या, फ्यूल से चलेगा ना यार, तो दोज कैन बी कंज्यूम्ड इन विद इन द इंडियन टेरिटरी ऑल्सो। नाउ ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को आपने कोई भी गुड सप्लाई किया एज स्टोर्स तो वहां पे पहली बात तो आपने वेयरहाउस में रखवा के वहीं से सप्लाई कर दिया तो कस्टम पे ही नहीं किया, और अगर आपने कस्टम क्लियरेंस करा दिया था, कस्टम पे कर दिया था उन गुड्स के इंपोर्ट पर, और फिर इन गुड्स को फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को सप्लाई करो एज ए स्टोर्स, तो वहां पे 100% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। बच्चों वैसे सीए फाइल में ड्यूटी ड्रॉबैक कोर्स में नहीं आता है, पर मैं बताता हूं, आपने कस्टम क्लियरेंस करा दिया किसी गुड्स का इंपोर्ट करने के बाद, उस पर कस्टम पे कर दिया, उन्हीं गुड्स को वापस से एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे जो कस्टम पे किया उसका 98% ड्रॉबैक मिलता है। पर अगर आपने फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को एज ए स्टोर सप्लाई किया तो वहां 100% जो कस्टम पे किया था उसका ड्रॉबैक मिलता है, इसलिए यहां पे लिखा है क्या 100% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा इंस्टेड ऑफ 98%, जहां पे सेक्शन नंबर 74 अप्लाई होता है। क्लियर? सेम वे अगर आपने इंडियन नेवी शिप को कोई गुड सप्लाई किया एज ए स्टोर्स, वहां पे भी सेम प्रोविजन लगते हैं, वहां पे भी 100% ड्यूटी ड्रॉबैक या 100% ड्यूटी एग्जिबिशन मिलता है। और अगर आपने कोई गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किया था बेटा, गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड सप्लाइड एज स्टोर्स ऑन एनी फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट एज ए स्टोर्स मे बी एक्सपोर्टेड फ्री ऑफ ड्यूटी। अगर उन गुड्स के एक्सपोर्ट करने पे ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगती भी होगी तो भी एज ए स्टोर्स अगर आप सप्लाई करो टू फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट तो आप पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है और आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जिबिशन का। क्लियर? कोई खास टॉपिक नहीं था, इसी के साथ भारत माता की जय, इसी के साथ टॉपिक खत्म होता है। अब सर क्या लिखा है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, लगा दो अपनी पूरी ताकत, माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा, पर आपकी अगर पूरी ताकत लगी विद पॉजिटिविटी तो माहौल बनेगा। क्लियर? डन। एक बात और, ये जो बुक मैंने आपके लिए बनाई है सिंगल वॉल्यूम बुक, इससे हमने पूरे फुल कोर्स के लेक्चर भी पढ़े हैं सर। इसके एंड में मैंने आपको एक मास्टर समरी दे रखी 10 पेज की, जिसमें जितने भी मॉनिटरी लिमिट्स है, जितने भी टाइमलाइंस है, सबको एक जगह कंपेयर करके दिया है, सो दैट लास्ट डे आप रिवीजन करें तो आपको कोई भी टाइमलाइन या मॉनिटर लिमिट में कंफ्यूजन नहीं हो और सारा पॉइंट वहीं पे एक जगह पे क्लियर हो जाए। बस आप मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, और सर आपको कोई भी मेरी तरफ से हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये रिक्वायरमेंट है, सो दैट आई कैन फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, लव यू लॉट, टेक केयर, दुआ में याद जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।